आईएसपीआर नॉर्मली जो कोई स्टेटमेंट देता है तो उसके ऊपर सारे यकीन कर देते हैं कि जी आईएसपीआर कह रहा है तो ये मोतबर स्टेटमेंट होगा। लेकिन यहाँ अभी सूरत हाल मुख्तलिफ है। नजम सेठी साहब ने कहा कि इस पर वजाहत होनी चाहिए कि दहशतगर्द यरगमाल करके किसी को साथ ले गए हैं या नहीं। इनको खुद नहीं पता कि कितने लापता है, कितने साथ ले गए हैं। अगर मान लें कि वो यरगमाल करके साथ ले गए हैं तो आप कैसे छुड़ाएंगे? अफगानिस्तान तो नहीं ले गए। ये जनाब नजम सेठी साहब ने कहा। वो भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि जो आईएसपीआर की जानिब से मालूमात आई हैं गालिबन वो दुरुस्त नहीं है और बंदे यरगमाल हैं। दूसरी जानिब बीएलए ने जो एक क्लेम किया है वो बड़ा खौफनाक है। बीएलए वाले कहते हैं कि उन्होंने 214 फौजी एहलकार जो उन्होंने पकड़ लिए थे उनको शहीद कर दिया। ये क्लेम भी दुरुस्त नहीं लगता। देखिए वो तो एक दहशतगर्द तंजीम है, उन्होंने तो वही बात करनी है जो उनको सूट करती है। हमें भरोसा करना पड़ेगा सरकारी जो आदाद शुमार है उनके ऊपर या सरकारी प्रेस रिलीज के ऊपर। मगर मामला यह है कि पाकिस्तान के मोतबर सहाफ़ी भी या कोई बड़े नाम है या पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया, कोई भी इस वक्त सरकारी आदाद शुमार पे इसलिए यकीन नहीं कर रहा कि वो भी बहुत ज़्यादा मुबहम है। यानी जो चीज़ें आईएसपीआर ने बताई वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं दिखाई दे रही। एनी शाहिदीन किसी और तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे थे। मिसाल के तौर पे अभी ये भी इंफॉर्मेशन आई है और रेलवे से आई है। रेलवे हुकाम ने बताया जी कि हमें तो सख्ती से मना कर दिया गया। इवन ड्राइवर से रब्ता किया गया कि बताओ अभी वहाँ क्या हुआ था, तो उसने कहा जी मुझे तो बहुत सख्ती से मना किया गया है कि किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना, कोई मालूमात बाहर नहीं देनी। जो एनी शाहिदीन है या बाकी लोग हैं उनके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है कि आपने मालूमात बाहर नहीं निकालनी। अब मामला यह है कि जो लोग अगवा किए गए थे या यरगमाली बनाए गए थे उनके नाम कुछ लिस्टें मौजूद हैं या ट्रेन के जितने भी पैसेंजर्स थे 26 को निकाल कर, यानी हुकूमत का यह दावा है ना कि 26 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं 440 में से। तो बाकी जो 314 लोग हैं उनको सामने लाकर दिखा दे हुकूमत, या उनके चेहरे दिखा दे। हुकूमत के लिए क्या मुश्किल है? हुकूमत दिखा दे कि वो सब जिंदा हैं और वो सब मौजूद हैं और उन्हीं लिस्टों के मुताबिक दिखा दें तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। वरना ये प्रोपेगेंडा यूं ही चलता रहेगा। मैं इसको प्रोपेगेंडा इसलिए कह रहा हूं कि ये बीएलए की तरफ से आ रहा है। मगर उनका ये दावा है कि उन्होंने 214 फौजी एहलकारों को या जो सरकारी एहलकार थे सिक्योरिटी फोर्सेस के उनको शहीद कर दिया है, जबकि आईएसपीआर ने 26 का फिगर दिया है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि हमारे 12 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, बीएलए वाले कह रहे हैं, जबकि फौज जो है वो ये तादाद जो आईएसपीआर है वो 33 की तादाद बता रही है। अब पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि लोग पूरी तरह यकीन नहीं कर रहे आईएसपीआर के स्टेटमेंट पे और सवालात उठा रहे हैं। जावेद चौधरी साहब ने कहा जी कि 80-70 बंदे गायब हैं। 80 बंदे उन्होंने कहा कि वो बंदे गायब हैं। वो बंदे किधर गए, कहां पे हैं वो बंदे, उनके बारे में मालूमात नहीं आ रही। जावेद चौधरी साहब ने उठाया ये मामला। अब नजम सेठी साहब भी ये कह रहे हैं, बाकी लोग भी मुतालबात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहां पे एक ऐसा मुतालबा किया है मेरे ख्याल में जिससे ये मसला हल हो सकता है। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबा किया गया कि आप एक इन कैमरा ब्रीफिंग करवा लें, एक इजलास बुला लें असेंबली का जो इन कैमरा होना चाहिए। सेनेटर्स वहां मौजूद हों, कौमी असेंबली के मेंबरान वहां पे मौजूद हों, वो कर लें, या तो फिर आप नुमाइंदगान बुला लें मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के, एक इन कैमरा ब्रीफिंग आप करवा लें, जैसा कि इमरान खान साहब के दौर में भी हुई थी। तो इन कैमरा ब्रीफिंग के अंदर आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएं, वो वहां पे आके बैठे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और वो सवालात करें। यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराहान को भी बुलाया जाए, वो आकर हमें ब्रीफिंग दें। हमारे कुछ तल्ख सवालात हैं, हम पब्लिक में उन्हें उठाकर अफरा तफरी पैदा नहीं करना चाहते। अब ये जो तल्ख सवालात हैं ये क्या है? देखिए, अफरा तफरी तो तब पैदा होगी ना जब ये खुदा ना खास्ता कहीं मामला बाहर आता है कि वाकई में इतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम हो गया, पूरी की पूरी ट्रेन अगवा हो जाना तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक बहुत बड़ी नाकामी है। यानी ये इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है कि पूरी की पूरी ट्रेन ही अगवा हो गई है। सबसे ज्यादा पैसेंजर्स ट्रेन के अंदर ट्रेवल करते हैं, उसके बाद जो है वो जहाज इतना बड़ा होता है कि उसमें ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं, फिर बसों के अंदर कम लोग होते हैं। तो ट्रेन जो सबसे बड़ा जरिया है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग ट्रेवल करते हैं, 440 लोग जा रहे थे, कोई मजाक थोड़ी था, 9 बोगियां जा रही थी और वो पूरी की पूरी अगवा कर ली शिद्दत पसंदों ने, बीएलए ने। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस मनसूबाबंदी की कानो कान खबर भी नहीं हुई। और अब कह रहे जी कि इंडिया कामयाब हुआ है,
इंडिया ने ये कारनामा किया है। तो इंडिया के खाते डाल के आप तो उनको तमगे लगा रहे हैं कि जनाब आप बहुत कामयाब हो गए, हम नाकाम हो गए। बहरहाल ये एक फेलियर था। इस फेलियर के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बाकी अपोजिशन वो पूछना चाहेगी इन कैमरा इजलास में, और इसीलिए वो कह रहे हैं जी इन कैमरा इजलास बुलाया जाए। हमारे तल्ख सवालात हैं, अगर ये हमने ओपनली किए तो फिर इससे अफरा तफरी फैलेगी, फिर ये कहेंगे जनाब कि ये मुल्क दुश्मन है और मुल्क दुश्मनी करते हैं। बहरहाल सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस को या इंटेलिजेंस को ही देने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस सारे मामले में। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल तो ऐसे है, यानी हम ये कहते हैं कि SIFC के जरिए से हम सरमाया लेकर आएंगे पाकिस्तान में, दुनिया को कहते हैं जी पैसा पाकिस्तान के अंदर लाओ और ला के इन्वेस्ट करो। अरबों डॉलर जो है ना, सैकड़ों अरब डॉलर जो है वो गिनवा दिए हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जब से आई है। यानी जब इमरान खान साहब का रिजीम चेंज किया गया था 2022 में, तब भी ये 1.5 साल इक़्तिदार में रहे, उसके बाद भी इन्हीं के इक़्तिदार का तसलसल था निगरान, और अब भी ये 1 साल से इक़्तिदार में है। अब अंदाज़ा करें कि 3 साल से ये लोग इक़्तिदार में हैं और इन्होंने सैकड़ों अरब डॉलर्स की सरमायाकारी के दावे किए हैं। 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी अभी तक नहीं ला सके। अंदाजा कीजिए आप, और देखें उसकी वजह समझ आती है। जो रियासत अपने एक साबिक वजीर आजम को अदालत में पेश नहीं कर सकती, 1.5 साल हो गया है, रियासत में इतनी ताकत नहीं है, रियासत में इतनी सकत नहीं है, या इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि वो एक साबिक वजीर आजम को अदालत में उसके मुकदमे के मामले में पेश कर सके। वो ये कहते हैं जी दहशतगर्दी हो जाएगी या कोई वाकया हो जाएगा, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। भाई जब आप एक साबिक वजीर आजम को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते कि जेल से आप उसको अदालत तक ले आए, तो फिर आप बैरून मुल्क से लोगों को कह रहे हैं कि सरमायाकारी इस मुल्क के अंदर ले आओ, लोग कभी यकीन नहीं करेंगे। ये इस तरह की जो अजीबोगरीब हरकतें पाकिस्तान की गवर्नमेंट करती है, उन्हें लगता है कि लोग बेवकूफ़ हैं, लोग बड़े सियाणे, वो ये सारे पैरामीटर्स देखते हैं। जब भी कोई शख्स किसी मुल्क में सरमायाकारी करने जाता है तो वो कौन सी चीज़ें देखता है? सबसे पहले देखता है कि मेरे पैसे तो महफूज हैं, फिर वो देखता है कि इससे मुनाफा कितना होगा, फिर वो देखता है कि मेरी अपनी जान वहाँ पे महफूज रहेगी, फिर वो ये भी देखता है वहाँ सहूलियात कैसी हैं, फिर वो ये भी देखता है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं है, ऐसा ना हो कि मेरा पैसा कोई छीन के भाग जाए और मैं पीछे पीछे भागता रहूँ। फिर वो ये देखता है वहाँ पे इंसाफ भी है या नहीं है। फिर ख़ास तौर पे जो है वो दहशतगर्दी के मामलात लोग देखते हैं, सियाहत में और इन्वेस्टमेंट के मामले में, कि वहाँ पे अमन व अमान का क़याम है या नहीं। अब सूरत हाल ऐसी है, इतनी खौफजदा रियासत है, हुकूमत है, कि एक साबिक वज़ीर आज़म को जेल से अदालत तक पेश करने की इनके अंदर सलाहियत नहीं है। तो जब आप में इतनी सलाहियत नहीं है तो फिर आप दावे नहीं कर सकते। नाज़रीन, अख्तर मैंगल साहब ने एक बात की है, बात तो बड़ी तकलीफ दे है, लेकिन इस मौके पे उनका ये कहना बनता भी है। अख्तर मैंगल साहब कह रहे हैं कि अगर बलूचिस्तान में 800 किलोमीटर का साहिल और उसका महल्ले वकू और मादनियात से और वसाइल से माला माल ना होता, वो ये कह रहे हैं हमारे पास ये मादनियात ना होती, ये जो सारे वसाइल हैं हमारे पास ये ना होते, ये गैस ना होती, पेट्रोलियम ना होती, रेयर अर्थ एलिमेंट ना होते, लिथियम ना होती, कॉपर ना होता, सोना ना होता, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास। वो कहते हैं जी अगर ये सारे वसाइल हमारे पास ना होते, अब माला माल ना होते, और ये जो हमारे पास एक पूरे कोस्टल बेल्ट है, 800 किलोमीटर का समंदर हमारे साथ लगता है, अगर ये चीज़ें ना होती तो पाकिस्तान के हुक्मरान हमें भी बंगालियों की तरह ये कहकर अलविदा करते कि उधर तुम इधर हम। यही किया था ना बंगालियों के साथ, तो ये दोबारा कर देते। ये अख्तर मैंगल साहब कह रहे हैं कि हमारी सिर्फ इतनी वक़्त है कि इनको हमारा पैसा चाहिए,